Good morning students, PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of GOC, that is lecture number 7. तो ये है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वी आर बीइंग डिस्कस्ड हियर। और इससे पहले हम इसी सीरीज़ में बहुत सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो पुराने लेक्चर्स हैं, पुराने वीडियोस हैं, उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में जो छोड़ा था। देखिए लास्ट क्लास में हमने IUPAC के नेम्स के बारे में, मीन्स जो नोमेनक्लेचर होता है उसके सम रूल्स के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हम उन रूल्स को जो है अप्लाई करेंगे इन सम एग्जांपल्स। ठीक है, उससे पहले हमें कुछ और छोटी सी बातें डिस्कस करनी है, तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट फॉर IUPAC नेम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेट फॉर IUPAC नेम, यानी कि कोई भी जब अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आप नाम लिखेंगे, जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नाम लिखेंगे तो उसमें आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, उससे पैटर्न को ही हम बोलेंगे यहाँ पर फॉर्मेट। सबसे पहले लोकेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें लोकेंट की। लोकेंट के बाद में फिर इसमें आता है प्रफिक्स। प्रफिक्स और सफिक्स इंग्लिश के वर्ड है जिनके बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, फिर भी आपको नहीं पता है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि प्रफिक्स का मतलब जो पहले ऐड होता है, किसी पर्टिकुलर वर्ड के पहले जो ऐड होता है, जो उसका मीनिंग चेंज कर देता है, दैट इज कॉल्ड प्रफिक्स। और उसके बाद में जो आता है वो आता है जो वर्ड के एंड में ऐड होता है उसको हम बोलते हैं सफिक्स। ठीक है, लोकेंट प्लस प्रफिक्स प्लस रूट वर्ड, फिर उसके बाद में आता है आपका प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद में आता है आपका सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब ये प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, ऑल थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग वीडियो, कमिंग टाइम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेंट की। लोकेंट क्या होता है, तो देखिए लोकेंट का मतलब ये होता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आपके पास क्या बोलते हैं जिसको, मल्टीपल बॉन्ड होगा या फंक्शनल ग्रुप होगा या सब्स्टिट्यूएंट होगा। ये तीन ही चीज़ हो सकती है। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट इनकी जो पोजीशन को बताता है, इनकी जो लोकेशन को बताता है, इनकी पोजीशन के बारे में जो बताता है, दैट इज़ कॉल्ड लोकेंट, दैट इज कॉल्ड लोकेंट। ठीक है, और जो लोकेंट्स जो होते हैं उनको हम कोमा से सेपरेट करते हैं। लोकेंट को जो होते हैं वो हम कोमा से सेपरेट करते हैं। लोकेंट्स आर सेपरेटेड बाय कोमा, कोमा। ठीक है, और अगर किसी लेटर, अगर लेटर और लोकेंट को, लेटर एंड नंबर को, लेटर एंड नंबर को अगर हमें सेपरेट करना हो तो उसके लिए हमें यूज़ करना है हाइफन, हाइफन यूज़ करना है। हाइफन ऐसा होता है एक प्रकार का सिंगल बॉन्ड, एक प्रकार का हम जिसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, वो हाइफन की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जो है आपके सेकेंडरी वर्ड होता है, टर्शरी वर्ड होता है, मीज़ो वर्ड होता है, सिस वर्ड होता है, ट्रांस वर्ड होता है, ये सब भी हाइफन से सेपरेट होते हैं। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो क्या क्या आते हैं इसमें, सेकेंडरी, टर्शरी और मीसो। अब ये मीसो क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, मीसो कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म में। ठीक है, सेकेंडरी, टर्शरी, मीसो, इसके अलावा आता है आपका सिस, सिस, और सिस के अलावा आता है आपका ट्रांस एटसेट्रा। ये सब भी जो होते हैं दे आर ऑल्सो सेपरेटेड बाई हाइफन। ओके, इनके भी क्या लगाते हैं हम, हाइफन यूज़ करते हैं। ठीक है, सिस ट्रांस क्या होता है ये भी हम आइसोमेरिज्म में डिस्कस करेंगे इन कमिंग लेक्चर्स। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमें बोलूँ कि सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो जब हम सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखेंगे तो उस कंडीशन में कैसे लिखेंगे, SEC, उसके बाद में हाइफन और उसके बाद में ब्यूटाइल। अगर हमने दोनों को कंटिन्यूसली ऐड कर दिया विदाउट यूजिंग हाइफन तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। नेक्स्ट जैसे आता है आपका टर्शरी पेंटाइल, टर्शरी पेंटाइल, इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू यूज द वर्ड द
सिंबल हाइफन, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है आपको कि डाई, ट्राई, आइसो, नियो और साइक्लो, इनको न तो हमें कोमा यूज़ करना है और न ही हमें हाइफन यूज़ करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, नो कोमा एंड हाइफन, नो कोमा और हाइफन, नो कोमा और हाइफन किसके लिए, फॉर डाई, ट्राई, टेट्रा। जैसे हम बोलते हैं डाई मिथाइल, तो डाई और मिथाइल के बीच में कोई वर्ड, कोई हाइफन या कोई कोमा नहीं आता है। तो डाई है, ट्राई है, आइसो है, नियो है, इनके लिए हमें कोई हाइफन, कोई कोमा यूज़ नहीं करना है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, फिर भी आप लोग याद रखिएगा फिर से। और साइक्लो, जैसे हम लिखते हैं साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लो और हेक्सेन के बीच में कोई हाइफन या कोई कोमा का यूज़ नहीं किया जाएगा। ये एक याद रखना आपको, क्योंकि आईपीएससी नेम जब हम लिखते हैं तो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती है वो भी आपको मार्क्स में डिडक्शन करवा सकती है। आपका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है, वो क्या करा सकती है, रिडक्शन करवा सकती है, ठीक है। तो ये हो गई पहली बात लोकेंट की, कि लोकेंट क्या होता है, लोकेंट क्या होता है। लोकेंट के बाद में देखती है इसमें आता है प्रफिक्स। अब प्रफिक्स के लिए हमारे पास में एक टेबल बनी हुई है, जितने भी जो प्रफिक्स होते हैं उनके सभी के लिए एक कॉमन टेबल बनाई हुई है हमारे पास। ये है आर। अगर किसी, अब आर को आपको डिफाइन भी करना होगा, अगर आर की जगह CH3 लिखा हुआ है तो उसको मिथाइल बोल देंगे, बट इन जनरल आर को हम बोलते हैं एल्काइल, ठीक है। OR अगर हो तो उसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी, ये उसका प्रफिक्स है, ठीक है। उसको हम एज ए प्रफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। NH2 जो होता है उसको हम यूज करेंगे जब प्रफिक्स की फॉर्म में, तब इसको हम बोलेंगे एमाइनो, या हिंदी में बोल रहे हैं कुछ लोग एमिनो भी बोलते हैं, आपकी इच्छा है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं नाइट्रो। याद रखिएगा यहाँ पर, ये जो है यहाँ से वैलेंसी इसके साथ में, कार्बन के साथ में बॉन्डिंग होती है, और ऑक्सीजन और जो डेटिव बॉन्ड वाला है, ये जो एरो वाला बॉन्ड होता है इसको हम डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। पढ़ेंगे हम इसके बारे में, या आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, केमिकल लैब में, जो आपका पार्ट 1 है उसमें, केमिकल बॉन्डिंग में, सॉरी, इसको बोलते हैं नाइट्रो। और अगर ऐसा ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग होता है देन इट इज़ कॉल्ड नाइट्राइट। नेक्स्ट, ये अगर नाइट्रोजन हो लेकिन ऑक्सीजन एक ही एटम है देन इट इज़ कॉल्ड नाइट्रोसो, ओके। अगर दो नाइट्रोजन बॉन्ड, याद रखिएगा हमेशा, अगर दो नाइट्रोजन बॉन्ड अगर डबली बॉन्डेड होते हैं और दोनों तरफ एक एक वैलेंसी फ्री होती है, देन दैट इज कॉल्ड एजो। CH2OH हाइड्रोक्सी मिथाइल। नेक्स्ट है CH2Cl। अब देखिए यहाँ पर तो हमने लिखा है हाइड्रोक्सी मिथाइल और यहाँ लिखा है हमने इसको CH2Cl को क्लोरोमिथाइल। ऐसा कैसे हो गया? सिंपली सी देखिए आप, यहाँ पर H है और यहाँ पर M है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में H पहले आता है, यहाँ पर C आता है, यहाँ पर M है, तो C पहले आ गया। नेक्स्ट ये हो गया क्लोरोमिथाइल, ये है NHCH3 मिथाइल एमाइनो, ठीक है। S बताया था मैंने आपको कि जैसे अल्कोहल होता है वैसे ही थायो अल्कोहल भी होता है, ठीक है। तो ये S जो है वो थायो के लिए यूज़ करते हैं हम केमिस्ट्री में। SR का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? एल्काइल थायो, ठीक है। ये होता है CH3C डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलेंगे एस्टॉक्सी। C6H5C डबल बॉन्ड O और O, यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री है, दैट इज कॉल्ड बेंजोइलॉक्सी, ठीक है। तो ये कुछ प्रीफिक्स है जिनके बारे में हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रूट वर्ड। नेक्स्ट क्या आता है आपका? रूट वर्ड। तो देखिए रूट वर्ड क्या होता है, सभी लोग ये जो टेबल है इसको अच्छे से अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी मच यूज़फुल, इट इज़ वेरी मच यूज़फुल। आपको ये बार बार यूज़ करनी पड़ेगी, इसलिए इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद में रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, यानी कि हमें रूट वर्ड को कैसे यूज़ करना है। तो देखिए रूट वर्ड के लिए आपको ये याद रखना है नंबर ऑफ कार्बन, और यहाँ पर आप लिखेंगे उसके लिए क्या रूट वर्ड होता है, दैट इज़ ए टेबल, ओके। इसको हमको टेबल के फॉर्म में याद रखना है। अगर एक कार्बन होता है तो उसके लिए हमें रूट वर्ड यूज़ करना है मैथ, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन, चलिए पूरा लिख देता हूँ मैं इसको, कार्बन, ठीक है। 1 कार्बन के लिए मैथ है, 2 कार्बन के लिए एथ है। ये सब आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए, आपको याद भी रखना है, ठीक है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, इंग्लिश का बट नहीं है, ये केमिस्ट्री का आपका ब्यूट है, ठीक है। 5 के लिए आपको यूज़ करना है पेंट,
पैंट पहनने वाला नहीं है ये पैंट। पैंट के बाद में आता है आपका हैक्स, 6 के लिए हैक्स, 7 के लिए हैप्ट, 8 के लिए आपको ऑक्ट यूज़ करना है, 8 फॉर ऑक्ट, 9 के लिए नॉन यूज़ करना है, ये नन नहीं है नॉन है। और फिर उसके बाद में आप इधर जाएंगे और थोड़ा सा, तो 10 के लिए आपको यूज़ करना है डैक, 11 के लिए आपको यूज़ करना है अनडैक, 12 के लिए आपको यूज़ करना है डोडेक, ठीक है। ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आपको मैक्सिमम जहाँ तक मुझे लगता है आपको इस लेवल पे 10 तक याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। 10 तक यानी कि अगर किसी कंपाउंड में 10 कार्बन वाला अगर कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए तो उसमें आपको 10 तक तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी अगर इससे ज़्यादा का अगर आपको याद रखना है तो उसके लिए फिर आपको यूज़ करना होगा हमारा फेवरेट गूगल गुरु, ठीक है, दैट विल बी हेल्प यू। रूट वर्ड के बाद में आता है यहाँ पर आपका प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स देखिए क्या होता है। प्राइमरी सफिक्स का मतलब ये होता है कि सिंपली आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी कंपाउंड में सिंपली अगर कार्बन बॉन्ड सिंगल है सभी बॉन्ड्स, तो उस कंडीशन में हम उसके लिए प्राइमरी सफिक्स यूज़ करेंगे। सफिक्स का मतलब जो वर्ड जो आपका रूट नेम बनेगा उसके लास्ट में जो ऐड होता है उसको हम बोलेंगे एन, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है। ये भी आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसके लिए हम YNE यूज़ करते हैं, YNE, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपाउंड में कार्बन डबल बार हो, 2 टाइम्स भी डबल बॉन्ड हो सकता है। अगर 2 बार किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एडाइन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे YNE, एडाइन, ठीक है, ट्राइन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सफिक्स, और ये सेकेंडरी जो सफिक्स होता है, ये क्या होता है, देखिए आपके पास सेकेंडरी सफिक्स को कैसे याद करेंगे। अगर आप क्लास 11th की NCERT की बुक की बात करें, क्लास 11th की NCERT की बुक की बात करें तो NCERT बुक के अंदर एक टेबल गिवन है, ठीक है। NCERT की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो आपका पार्ट 2 है उसमें हाइड्रोकार्बन वाला जो चैप्टर है उसमें एक टेबल गिवन है। उस टेबल के अंदर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हुए हैं। तो फंक्शनल जो ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, FG का मतलब क्या है यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप। वो जो फंक्शनल ग्रुप्स है उनके लिए जो है यहाँ पर आपको उनकी प्रायोरिटी टेबल जो है, प्रायोरिटी के बेसिस पे आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं उसका मैं यहाँ पर आपको एक टेबल बना के बता देता हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है सेकेंडरी सफिक्स के लिए एक टेबल जो आपको प्रिपेयर करनी है बाय हार्ट, और मैं इस टेबल को मार्क्स देता हूँ, एक स्टार देता हूँ 7 स्टार, यानी ये 7 स्टार टेबल है जो आप लोगों को अच्छे से लर्न करनी है। लर्न क्यों करनी है, क्योंकि इसके बिना आप किसी IUPAC किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम नहीं लिख सकते, और अगर आप IUPAC नेम नहीं लिख सकते तो फिर ज़रूरी है ये। तो देखिए इसमें कौन कौन से एसिड्स होते हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले हम बात करें इनकी, तो ये जो दोनों हैं इनको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस कार्बन को ब्रैकेट में इंक्लूड किया है। तो अगर आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, और अगर आपने उसके कार्बन को आपने क्या किया, उसके कार्बन को आपने मेन जो आपकी पेरेंट कार्बन चेन है जिसका आप बोल रहे हैं रूट कार्बन जो है उसमें अगर इंक्लूड कर लिया है, तब तो उसको हम बोलेंगे, उसके लिए फिर हम कोई प्रीफिक्स यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए सफिक्स यूज़ करेंगे हम ओइक एसिड। क्या यूज़ करेंगे, ओइक एसिड। नेक्स्ट देखिए सेकेंड वन,
अगर आपने उस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप में, सॉरी मेन जो आपका पेरेंट चेन है उसमें इंक्लूड नहीं किया है, इन दैट केस आपको प्रीफिक्स यूज़ करना है उसके लिए कार्बोक्सी, ठीक है। और अगर उसका सफिक्स होगा तो वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखना है ये ओइक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। सेकेंड आता है आपका SO2H, SO2OH। इसको आपको कभी कभी हो सकता है ये आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है SO3H, यानी इन दोनों O को मिला दिया, तो वो भी आपको याद रखना है। जब ऐसा कुछ आता है फंक्शनल ग्रुप में तो आपको उसके लिए प्रीफिक्स यूज करना है सल्फो, एंड द सफिक्स इज सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट आता है एक ऐसा बड़ा सा आएगा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री, यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री। तो ये जो होता है इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, लेकिन इसके लिए सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है, ओइक एनहाइड्राइड, याद रखना है आपको। फिर आता है आपका नेक्स्ट ये, ठीक है, इनको हम बोलते हैं जो थर्ड नंबर पे है, जिनको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड, थर्ड नंबर वाले जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। और ये जो एनहाइड्राइड्स होते हैं इनके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है, ये तो हो गया एनहाइड्राइड, ये जो है एनहाइड्राइड है। और ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं एस्टर, एस्टर, ठीक है, एस्टर। अब इसमें भी देखिए दो कंडीशन है, एक तो ये है कि अगर आपने ब्रैकेट में इसको इंक्लूड किया है, इसका मतलब है कि आपने इसको पेरेंट चेन में काउंट किया है, इस कार्बन को पेरेंट चेन में काउंट किया है। इफ़ यू आर इंक्लूडिंग दिस कार्बन इन पेरेंट चेन देन देयर इज नो प्रीफिक्स, ओके, दिस इज इंडिकेशन फॉर नो प्रीफिक्स, एंड फॉर दिस पर्पस यू हैव टू यूज द सफिक्स इज अल्काइल, देन यहाँ पर जो भी उसका रिमेनिंग पार्ट होगा एंड OH, ठीक है। नेक्स्ट है COOR, दैट इज you are not including this carbon in the parent chain, then it becomes alkoxy carbonyl, कार्बोनिल भी बोलते हैं, कार्बोनाइल भी बोलते हैं, that is your wish। अल्काइल देन बीच का जो मैटर होगा वो, और कार्बोक्सिलेट, अल्काइल कार्बोक्सिलेट। नेक्स्ट आता है ये वाला जिसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आपने कार्बन को इंक्लूड किया है, आपने इसमें अगर ये जो कार्बन है इसको अगर इंक्लूड किया है तो उस कंडीशन में हम इनको बोलेंगे, अच्छा ये दोनों जो हैं इनको हम बोलते हैं एसिड हैलाइड, ये जो दोनों है इनको हम क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड। तो इसमें भी देखिए क्या होगा, अगर आपने कार्बन को इंक्लूड कर लिया तो उसके लिए तो कोई प्रीफिक्स नहीं है, बट इफ़ यू आर नॉट इंक्लूडिंग द कार्बन इन द पेरेंट कार्बन चेन देन इट बिकम्स हेलोफॉर्माइल, हेलोफॉर्मिल भी बोलते हैं, फॉर्माइल भी बोलते हैं, दैट इज़ योर विश। नंबर 6 देखिए इसके बाद में ये वाला, ये जो दोनों होते हैं इनको हम बोलते हैं एमाइड, क्या बोलते हैं इनको, एमाइड, एमाइड। अब इसमें भी यही कंडीशन है, इफ़ यू इंक्लूड द कार्बन इन द पेरेंट चेन, जहाँ पे भी मैंने कार्बन को ब्रैकेट में बंद किया है इसका मीनिंग ये है कि आपने उस कार्बन को आपने क्या किया है, पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया है, देन देयर इज नो प्रीफिक्स एंड द सफिक्स इज एमाइड। बट इफ़ यू हैव नॉट इंक्लूडेड द कार्बन इन द पेरेंट चेन देन इट इज़ कार्बोक्सीमाइल, कार्बेमॉइल, ये तो प्रीफिक्स, और कार्बोक्सेमाइड, कार्बोक्सेमाइड जो है ये इसका सफिक्स। नेक्स्ट आता है CN, इसमें C को इंक्लूड कर लिया है। इन दोनों को हम बोलते क्या हैं, अगर इनके लिए कॉमन वर्ड की अगर हम बात करें, एक कॉमन वर्ड की बात करें तो इनके लिए यूज़ करते हैं हम साइनाइड, नाम सुना होगा ज़रूर साइनाइड। तो ये साइनाइड्स हैं, और इन साइनाइड्स के लिए भी देख सकते हैं अगर कार्बन को इंक्लूड करते हैं तब तो कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, अगर कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हैं तो साइनो होगा इसका प्रीफिक्स। सफिक्स क्या होगा, अगर इंक्लूड नहीं किया है तब तो कार्बोनाइट्राइल, और अगर इंक्लूड कर लिया है तो ओनली नाइट्राइल। नेक्स्ट आता है NC, इनको हम बोलेंगे आइसोसाइनाइड, इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, याद रखिएगा, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। और प्रीफिक्स होता है इसके लिए आइसोसाइनो, और इसके लिए सफिक्स होता है आइसोनाइट्राइल और कार्बाइल एमाइन। कुछ लोग कार्बिल एमीन बोलते हैं, कुछ लोग कार्बाइल एमाइन बोलते हैं, आपकी विश, कोई भी बोल सकते हो आप। CHO एल्डिहाइड के लिए यूज़ करते हैं, ये जो होते हैं दोनों ही ये क्या होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, एल्डिहाइड। अगर कार्बन को इंक्लूड कर लिया तब तो प्रीफिक्स यूज़ करना है ऑक्सो, और सफिक्स यूज़ करना है AL। नेक्स्ट अगर कार्बन को इंक्लूड नहीं किया देन इट इज़ फॉर्माइल या फॉर्मिल, एंड सफिक्स इज कार्बेल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये, इसको हम बोलते हैं कीटोन, एक ही है, इसका कार्बन हम इंक्लूड
हमेशा ही करेंगे क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी प्रीफिक्स ऑक्सो है, इसके लिए भी प्रीफिक्स ऑक्सो है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए ही अगर कभी प्रीफिक्स की कंडीशन आती है तो इनके लिए ऑक्सो यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑन, ONE, वन नहीं है ये हमारी केमिस्ट्री का, ये ऑन है। ठीक है, ONE ऑन, वन नहीं है। नेक्स्ट ये आता है हमारा OH, इनको हम बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं इनको? अल्कोहल। और इसके लिए आपको प्रीफिक्स यूज़ करना है हाइड्रोक्सी और सफिक्स जो है इसका यूज़ होगा OL, ओल। ठीक है, SH मर्केप्टो, जैसे ये अल्कोहल है वैसे इसको थायो अल्कोहल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड थायो अल्कोहल। ठीक है, याद रखना है, इसका प्रीफिक्स होता है मर्केप्टो और सफिक्स होता है थायोल। होता है मतलब याद रखना, आपको एज इट इज़ याद रखना है। ये है NH2 और इसका जो है प्रीफिक्स होता है एमाइनो एंड द सफिक्स इज एमाइन। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज ईथर, जो सबसे लास्ट वाला है उनको हम बोलते हैं ईथर, ETH, स्पेलिंग चेक कर लेना, ETHER, ईथर। ठीक है, दे आर कॉल्ड ईथर और इनका प्रीफिक्स ही हमेशा यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सफिक्स में या इनका कभी सफिक्स होता ही नहीं है। ये ध्यान रखना, इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है, इनका जो सीरियल नंबर है वही इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है। अगर मान लीजिए किसी पीरियड किसी कंपाउंड के अंदर ये वाला और ये वाला गिवन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, यानी कि ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। मेन फंक्शनल ग्रुप जो होगा तो उसका आपको सफिक्स यूज करना है, और जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होंगे यानी कि जिनको हम सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे फिर वो उसका हमें यूज करना है प्रीफिक्स। याद रखिएगा ये। ठीक है, तो इनको हम लर्न करेंगे एग्जाम्पल्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स हम इनको लर्न करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग सभी इसको अच्छे से याद करेंगे। जो जितने भी ये जो मैंने टेबल बताई है इनको सबको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये था आपका एक और थोड़ा सा रूल्स का पार्ट, या एक प्रकार से बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल विच हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड बाय हार्ट। ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको फिर यहाँ IPC नेमिंग में IPC का जो नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए ये सब था इसके रिलेटेड। अब इसके बाद की जो बातें हैं वो करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। ओके, तो फिलहाल हम बात करते हैं इन 4 एग्जाम्पल्स की। ठीक है, देखिए हम जब एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, जब हम एग्जाम्पल्स का डिस्कशन करेंगे तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारा जो लेवल है वो सिंपल से किधर जाएगा, हमारा जो लेवल है वो क्या होगा, सिंपल से हार्ड की तरफ जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में हम सिंपल एग्जांपल्स डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट एग्जांपल है उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमने जो रूल्स जो हमने लर्न किए हैं, जो भी हमने रूल्स लर्न किए हैं उन सभी रूल्स को यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए कभी कभी ये होता है कि एक रूल से काम चल सकता है, कभी ये होता है कि एक रूल और उसका फिर कोई सब रूल। ठीक है, तो आपको रूल एज वेल एज सब रूल्स दोनों के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो पहली बात, ये ET और ये क्या होते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ आ गया, ये क्या लिखा हुआ आ गया, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इनके लिए मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर कहीं Me लिखा आता है तो इसका मतलब है कि वो मिथाइल है। ठीक है, अब मिथाइल कैसे लिखा जाता है ये तो आप लोगों को जानते ही हैं, सभी लोग पता ही है, इन द फॉर्म CH3, यानी कि CH3 जो एल्काइल ग्रुप है वो एक मिथाइल होता है। नेक्स्ट ET अगर लिखा हुआ आता है, ET लिखा हुआ आता है तो वो इथाइल के लिए होता है। ठीक है, इथाइल के लिए। और इथाइल जो होता है वो कैसे लिखा जाता है वो आपको पता ही है, CH2 CH3H5 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आप, और आप इसको C2H5 की फॉर्म में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। ठीक है, ये हो गया इथाइल। अब यहाँ पे देखिए एक PR और फिर I लिखा हुआ है, PR और I, तो PR तो हो गया प्रोपाइल और I है आइसो, तो ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल। अब आइसोप्रोपाइल कैसे लिखा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये 3 कार्बन का होगा पक्का कंफर्म, और फिर उसमें बीच वाला जो कार्बन है
जो बीच वाला जो कार्बन है वहाँ से एक वैलेंसी फ्री करनी है, ठीक है। तो कभी कभी आपको ऐसा लिखा हुआ आता है, अब कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है PR और उसके ऊपर N, नॉर्मल प्रोफाइल। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रोफाइल। और नॉर्मल के साथ में आपको जो है स्ट्रक्चर अगर हम इसकी बना के देखते हैं तो वो बनेगी ऐसे CH2 CH2 और CH3, यानी कि किसी भी कार्बन से जो टर्मिनल कार्बन होता है, टर्मिनल का मतलब साइड वाला जो कार्बन होता है, वहाँ से अगर आपने एक वैलेंसी फ्री की है तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यूटाइल और S, BUS। इस BUS का मतलब क्या होगा, यहाँ पर सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद में आएगा आपका ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्यों सेकेंडरी ब्यूटाइल हम क्यों लिख रहे हैं इसको, क्योंकि S यहाँ पर सेकेंडरी को डिनोट करता है। कभी कभी आपको T भी लिखा हुआ दिख सकता है, BU और फिर उस पर ऊपर छोटा सा T, तो इसको हम बोलेंगे फिर टर्शरी, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल, याद रखने का है। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनका हम यहाँ पे फ्रिक्वेंटली शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशंस भी यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहला काम होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको लर्न करें। लर्न करने का मतलब ये है कि आप लोग पहले इसमें गलती करें, ठीक है, गलती करने के बाद में ही आपको इसको लर्न करना है। तो इन सभी का जो IUPAC नेम है वो आप लोग सभी वीडियो को पॉज करके, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इनका सभी अपने अपने नोटबुक में या रफ नोटबुक में लिख लीजिए और फिर उसके बाद में मैच कराइए, ठीक है। तो देखिए, चलिए नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर ये बनता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। ये तो हो गया सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फिर नंबरिंग करना है। नंबरिंग हमें उस साइड से करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को या मल्टीपल बॉन्ड को या फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड यानी कि मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, ओनली यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, मिथाइल है यहाँ पे और इथाइल है, ठीक है, 2 मिथाइल और 1 इथाइल है। नाउ नंबरिंग इधर से करते हैं तो मिथाइल को यहाँ पे 2 मार्क्स मिलता है, नंबर 2 मिलता है, यहाँ से 1 2 3, यहाँ पे इसको 3 मिलता है। तो नंबरिंग हम करेंगे लेफ्ट साइड से। तो ये हो गया आपका नंबर 1 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कार्बन की एक यहाँ पर पेरेंट चेन बनेगी, 6 कार्बन की एक पेरेंट चेन बनेगी। और इस 6 कार्बन की जो पेरेंट चेन है इसमें अब आपको क्या बताना है, अब आपका फॉर्मेट जो है वो यूज़ करना है। जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था फॉर्मेट फॉर IUPAC नेम, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ था लोकेंट, लोकेशन, किसकी लोकेशन, इनकी लोकेशन। तो देखिए पहले मिथाइल और इनकी बताएं कि पहले इथाइल की बताएं, तो बड़ा कन्फ्यूज़न है। कोई नहीं, कन्फ्यूज़न नहीं रखना आपको। ये ET है, इथाइल है, इथाइल में E आता है और मिथाइल में M आता है। इट मीन्स आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे तो ये जो है इसका नाम हो जाएगा आपका 4 के बाद में E आएगा, 4 के बाद में क्या आएगा, E आएगा। तो E जो है उसका फर्स्ट लेटर बड़ा है, कैपिटल आएगा। 4 इथाइल, 4 और लेटर, ये तो 4 है नंबर है और ये इसके बाद में आता है लेटर, दोनों को हमें हाइफन से सेपरेट करना है। 4 इथाइल, उसके बाद में फिर से आपको क्या करना है, एक हाइफन लगाना है। हमारे पास 2 मिथाइल है जो पोजीशन जिनकी क्या है 2 3, 2 बार मिथाइल है, तो 2 बार के लिए हमें यूज़ करना है डाई, ठीक है। और फिर उसके बाद में यूज़ करना है मिथाइल। 2 लेटर्स जो हैं जैसे डाई और मिथाइल अलग अलग वर्ड हैं, इनके बीच में कोई हाइफन नहीं, कोई कोमा नहीं यूज़ करना। 4 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल। अब सबकी पोजीशन वगैरह भी बता दी, प्रीफिक्स की बात करते हैं। रूट वर्ड भी हमने बता दिया, रूट वर्ड नहीं बताया अभी तक। रूट वर्ड के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इसमें कितने कार्बन का चेन है। 6 कार्बन का चेन है। 6 कार्बन के लिए आपने लर्न किया है कि हमें रूट वर्ड यूज़ करना है हेक्स, और इसमें सभी पेरेंट चेन के अंदर जो कार्बन है वो सभी सिंगली बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो उनके लिए हमें यूज़ करना है ANE। ये है इसका IUPAC नेम। सभी लोग अपना आंसर चेक कीजिए। 4 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल हेक्सेन, याद रखिएगा
ये जो लास्ट के जो दो वर्ड्स होते हैं जैसे मिथाइल और हेक्सेन, इनमें बीच में गैप नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो गैप बिटवीन हेक्सेन एंड मिथाइल, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। CH3, CH, Me, CH आइसोप्रोपाइल, CH सेकेंडरी ब्यूटाइल, CH3। इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। बड़ा इन द सेंस अभी ये कंडेंस्ड फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है ये? कंडेंस्ड फॉर्म में है। और ये जो कंडेंस्ड फॉर्म में होता है उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको ओपनली यानी कि उसको एक्सटेंडेड जो फॉर्म होती है उसके अंदर आपको इसको लिखना पड़ेगा। चलिए तो हम भी इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, सेम टू सेम ऐसा कैसे आएगा। ये तो CH3, फिर यहाँ पर CH, फिर यहाँ पर CH3, यहाँ पे भी ठीक है। मिथाइल को मैंने CH3 लिख दिया, फिर CH। अब ये जो प्रोपाइल है वो नीचे की तरफ लगा हुआ, मैंने उसको ऊपर कर देता हूँ तो क्योंकि अपने पास में स्पेस कम है। ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल। फिर ये है आपका CH, इस CH के ऊपर सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा हुआ है। सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे होता है, ये एक CH होगा, इधर एक CH3 होगा और इधर आपका CH2, इधर आपका CH3। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। एंड देन आफ्टर दिस वन इट इज़ हियर CH3। अब ये हो गया आपका एक्सटेंडेड फॉर्म, इस कंपाउंड का एक्सटेंडेड फॉर्म। ठीक है, नंबरिंग करने के लिए पहले आपको फर्स्ट रूल दैट इज सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास इसमें सिलेक्शन के लिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट टाइप ऑफ पेरेंट चेन, व्हाट टाइप ऑफ और हाउ मेनी टाइप ऑफ पेरेंट चेन यू कैन मेक। ठीक है, देखिए आप अभी मैं यहाँ पे रेड चौक यूज़ कर रहा हूँ तो डिफरेंट, एक तो आप ये वाला जो है पेरेंट कार्बन चेन बना सकते हैं। दिस पेरेंट चेन इट कैन बी मेक। ओके, अब इसमें काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। और कोई ऑप्शन देखिए, मैं इसमें यूज़ करता हूँ वाइट इंक, वाइट चौक। ठीक है, वाइट चौक की हेल्प से देखिए आप जो हमें नेक्स्ट जो पेरेंट चेन बनाता हूँ, नेक्स्ट पेरेंट चेन उसमें मैं इतने कार्बन्स को इंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें आपको काउंट करना है कि कितने कार्बन आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन आता है। ठीक है, एक और ऑप्शन देखते हैं हम जिसके अंदर और क्या वैरायटी है। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ येलो चौक। येलो चौक के अंदर देखिए आप क्या होता है। हो सकता है आपको येलो कलर का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन इतना अच्छा नहीं मिले, बट मैं येलो चौक यूज़ कर रहा हूँ। इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे। ठीक है, ऐसे जाने के बाद में फिर मैं इधर गया इन दिस वे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक चला और फिर मैं ये वाइट वाली जो चौक है उसको अपने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब इसको देखिए इसमें कितने कार्बन बनता है। 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब पहले में जो हमने सेलेक्ट किया था उसमें यानी कि वाइट कलर में जो आपका वाइट कलर का जो इंक था, वाइट चौक था, उसमें भी 7 कार्बन आ रहा था और येलो वाला जो है उसमें भी 7 कार्बन ही आ रहा है। 7 कार्बन से ज़्यादा की हम कोई रिंग कोई पेरेंट चेन यहाँ पे फॉर्म नहीं कर सकते। इट मीन्स आपको ये 7 वाली लेनी। अब लेकिन 7 वाली कौन सी लें, 7 वाली वाइट वाली लें या 7 येलो वाली लें। तो इसमें भी आपको रूल अप्लाई करना है कि किस में सब्सटीट्यूएंट ज़्यादा है, किस में सब्सटीट्यूएंट ज़्यादा है। तो चलिए हम वाइट वाले की बात करते हैं। वाइट वाली जो थी उसमें सब्सटीट्यूएंट देखिए, एक तो ये सब्सटीट्यूएंट है एक, ठीक है, एक यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट है 2, एक सब्सटीट्यूएंट ये है 3 और एक सब्सटीट्यूएंट इतना बड़ा ये है, यानी कि वाइट वाले में 4 सब्सटीट्यूएंट है। ओके, येलो की बात करते हैं। येलो में देखते हैं कितने सब्सटीट्यूएंट है। येलो वाला जो है वो मार्किंग देख लीजिए, मैं थोड़ा सा और उसको डार्क कर देता हूँ। Sir, can you see the dark yellowish color? Dark color is visible. Okay, so yeah, yellow color is thickened now. Okay, now इसमें चेक करते हैं कि इसमें कितने सब्सटीट्यूएंट्स हैं। देखिए येलो कलर के लिए कितने सब्सटीट्यूएंट्स हैं। फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट मिथाइल ग्रुप इज हियर, सेकेंड मिथाइल ग्रुप इज हियर एंड देन दिस group, that this group is also a
substituents, so total 1 2 3 and then here it is one more 4, here also 4 substituents. इस मीन से इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप चाहे से वाइट वाले सिलेक्शन को कंफर्म कर लीजिए या येलो वाले सिलेक्शन को कंफर्म कर लीजिए, दोनों एक ही हैं, तो इसका मतलब दोनों ही सही हैं, ठीक है, दोनों ही सही है। तो अब इसका IUPAC नेम लिखते हैं, तो जो इजी सा स्ट्रक्चर होगा उसको आपको याद रखना है, ठीक है। नंबरिंग किधर से करेंगे, देखिए अगर मैं येलो वाले को इंक्लूड करता हूँ एज ए पेरेंट चेन, तो येलो इसमें देखिए क्या करना होगा आपको नंबरिंग करने के लिए, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 जो आपका मिथाइल ग्रुप है उसको 3 नंबर मिलता है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पर मिथाइल को 2 नंबर मिलता है। इट मीन्स 2 नंबर वाला जो नंबरिंग है वो सही है, दैट इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। अब अगर वो सही है तो फिर नंबरिंग करते हैं, देखिए इधर इस कार्बन को मैंने दे दिया नंबर 1, इसको दे दिया नंबर 2, नंबर 2 के बाद में ये जो यहाँ पर बीच में जो लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ चेंज, ये हो गया आपका नंबर 3, ठीक है। और ये जो है इसको मैंने दे दिया नंबर 4, इसके बाद में ये है नंबर 5 6 एंड 7, ये हो गए 7 कार्बन की चेन, ठीक है। अब पोजीशन की बात करते हैं, लोकेंट्स की बात करते हैं, नाम लिखने के लिए इसका, तो नाम लिखने के लिए देखिए सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि आइसो जो है उसको हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड करना है। तो आइसोप्रोपाइल है उसकी पोजीशन है 3 नंबर पे, 3 और उसके बाद आइसो, आइसो में याद रखना जब भी आपको फर्स्ट लेटर लिखना है, जब भी आपको फर्स्ट लेटर लिखना है IUPAC नेम का तो वो हमेशा कैपिटल आएगा, और उसके बाद में आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल उसके बाद में हाइफन। अब उसके बाद में देखिए मिथाइल ग्रुप कितने हैं, एक तो 2 पे मिथाइल है, ओके, एक यहाँ पर 4 पे भी मिथाइल है और एक यहाँ पर 5 पे मिथाइल है, 2 4 5, 2 4 5, ठीक है, और फिर हाइफन, फिर उसके बाद में जो है आगे का मैं यहाँ लिख देता हूँ मिथाइल, ओके। अब नेक्स्ट ये तो हो गए सब लोकेशंस, किसके लोकेशंस, आपके जो सब्सटीट्यूएंट्स हैं उनकी लोकेशन। अब उसके बाद में आते हैं, हम चेक करते हैं कि कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है, नो प्रॉब्लम। फिर आ जाते हैं हम सीधे ही रूट वर्ड पे। रूट वर्ड कहाँ से आएगा, नंबर ऑफ कार्बन जो आपने चेन सेलेक्ट की है उसमें कितने कार्बन है, तो यहाँ पर आप 7 कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आता है हेप्ट, 7 कार्बन के लिए हेप्ट रूट वर्ड यूज़ करना है, और सभी कार्बन चेन के सिंगली बॉन्डेड है, ऑल द कार्बन्स इन द सिलेक्टेड continuous parent chain are bonded by single bond, that is why we will use here the suffix ane, that is heptane. Now the name is 3-isopropyl 2,4,5 trimethyl heptane. ट्राई कीजिए किस किस का सही है किस किस का गलत है, ठीक है। तो देखते हैं किस किस का सही है और किस किस का गलत है। चलिए कम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें आपको देखना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया है, CH2 ओके, फिर CH3 ओके, CH2CH ओके, H फॉरगॉट, CH2CH CH3 1 2 3 कितने कार्बन का चेन हो गया, 3 3 6 7 कार्बन का चेन है, और इसके अंदर एक मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पर सिंपल सी आपको एक छोटा सा चेंज करना है, यहाँ पर 2 लगाना है, दैट इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है, 2 हाइड्रोजन्स आर बॉन्डेड। चलिए नंबरिंग करते हैं और स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग करने के लिए देखिए सबसे पहली चीज़ फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, यस 2 बार है मल्टीपल बॉन्ड, ओके। मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन के बेसिस पे हमें क्या करना है, सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करेंगे तो ये दिख रहा है साफ साफ, यही सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद में नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए आपको डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन देखनी पड़ेगी। डबल बॉन्ड यहाँ पर पहले आ रहा है, पहले आ जाता है तो इसको नंबर 1 दे देते हैं, नंबर 1, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6 एंड 7, ये तो हो गया नंबरिंग, ठीक है। अब इसका IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पोजीशन बताएंगे। तो 3 पे है आपका मिथाइल ग्रुप, 3 पे क्या है आपका मिथाइल ग्रुप है। उसके बाद में
इसकी पोजीशन पहले बताएं कि इसकी पोजीशन पहले बताएं, ये इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सफिक्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब देखिए इन और आइन, इन एंड आइन में से आपको याद रखना है इन पहले आता है, तो आपको लिखना है यहाँ पर हेप्ट, ओके, बिकॉज द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द पेरेंट कार्बन चेन इज 7, ठीक है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर हेप्ट। देन द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड दैट इज 1 एंड देन द सफिक्स दैट इज इन and then again this is secondary suffix now, here it is the position is 5। देखिए पहले किस कार्बन के साथ में बॉन्डेड है, आप यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 6 भी तो बॉन्डेड है, लेकिन पहले किसका नंबर आता है 5 नंबर कार्बन का, दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर 5 and the last ine। so this is the IUPAC name of this compound 3-methyl hept 1-ene-5-ine, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इसलिए इनको सभी को आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो ये था कुछ एग्जांपल्स का डिस्कशन, ठीक है, IUPAC नेम में। दीज आर सम इजी एग्जांपल्स, ओके, वेरी सिंपल एग्जांपल्स। इसके बाद का जो है हम लेवल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। सो द लेवल और द good quality of examples or standard quality of examples will be given in the next class, okay। so right now this is the time for winding off the class, so meeting you in the next class. Till then, take care, keep yourself safe, and bye bye.